उनकी चैट निकाल के आप एकदम इंक्वायरी करिए, आपको पता चल जाएगा रात को क्यों डेथ हो रही है। कि आप डॉक्टर्स की डिस्कशन और चैट निकलवा लीजिए, किस पीरियड की, पूरी नाइट की, 1 महीने की, 1 साल की निकलवा लीजिए, और ख़ासतौर पे जिन जिन जो डेथ हो रही हैं ज़्यादा, ये सारी निकलवा लीजिए। वो चैट से आपको क्लियर हो जाएगा कि डेथ का कारण क्या है। ऑक्सीजन क्यों पीछे कम हो रही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हमारा हुआ है, वो ऑक्सीजन क्यों बीच में से ग्रुप छोड़ के चला गया, 2 बार क्यों ग्रुप से एग्जिस्ट कर गया डॉक्टरों के से, फिर बाद में ज्वाइन करवाना पड़ा। यानी कि हद हो रही है। एक आदमी को ऑक्सीजन जब एनेस्थीसिया देता है, एनेस्थीसिया देता है, तो किसी के ऊपर रखी जाती है 15 पर सेकंड के अंदर, 5 मिनट के अंदर, या इसका 15 लीटर चाहिए। एक का चाहते हैं 20, एक का चाहता है 50 लीटर, एक का चाहता है 60, डिफरेंट उसकी सिचुएशन पर। और फिर जिसको 50 दे रहे हैं, अगर वो रिकवर कर गया तो उसको कम भी करना पड़ता है, नहीं तो उसको भी डैमेज करेगी। बिल्कुल बात सही है। जिसका कम दे रहे हैं उसका अगर वो रिस्पांस नहीं कर रहा तो उसकी बढ़ानी पड़ेगी। ये कांस्टेंट मॉनिटरिंग चाहिए। और अगर पीछे से सप्लाई, हम बेड लगाते जाए ज़्यादा, लेकिन पीछे से सप्लाई लाइन टूटती जाए, अगर वो 15 मिनट के लिए भी टूटी, आधा घंटे के लिए टूटी, या कम हुई, तो क्या डेथ नहीं होगी। कोविड-19 और कोविड-19 को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार का जो रिस्पांस है, सरकार कह रही है कि हम अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं जो कुछ किया जाना चाहिए कोविड-19 के कारण लोगों की मौतों को रोकने के लिए। लेकिन क्या सब कुछ हो रहा है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी रमेश अरोड़ा। अरोड़ा साहब, सबसे पहले मुझे बताइए, क्या आप संतुष्ट हैं जिस तरीके से विभाग, क्योंकि इस समय सरकार तो है नहीं, विभाग जिस तरीके से कोविड-19 की लड़ाई, स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से कोविड-19 की लड़ाई लड़ रहा है? मैं पहले आपका प्रश्न का जवाब दूं, उससे पहले मैं ख़ास तौर पे इस समय जो डॉक्टर्स इस समय मारे गए कोविड की लड़ाई को लड़ते हुए, जहाँ और पैरामेडिकल जब कोरोना वॉरियर जो शहीद हुए हैं, उन सबको, चाहे मीडिया के कंसर्निंग है, चाहे हॉस्पिटल के कंसर्न, उन सबको श्रद्धांजलि देता हूँ। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले टाइम में किसी की और की मौत ना हो। अब प्रश्न ये है कि जहाँ तक सिस्टम का प्रश्न है, ये मैं नहीं कहूँगा कि 100%, बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कोशिश नहीं हो रही। गवर्नर साहब जगह जगह दौड़े हैं, सेंटर से, पीएम केयर से वेंटिलेटर आए, उसके फिर इंस्टॉलेशन की बात चली, उसकी फिर यूज़ की बात चली, फिर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप के अंदर दौड़ तो लगी। लेकिन अगर सिस्टम से दौड़ नहीं लगेगी, अब मैं आपकी बात को बताऊँ, अगर सिस्टम को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो चीज़ें बहुत बड़ी इम्प्रूव नहीं होती। वो सिस्टम का अगर थोड़ा सा भी डेफिशिएंसी रह गई, पर मैं एक छोटी उदाहरण आपको देना चाहूँ। जैसे सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है कि बेड हेड टिकट चाहिए। बेड हेड टिकट क्या रहती है कि हर बेड के पीछे एक चार्ट रहता है जिस पे लिखा रहता है इसको एंटीबायोटिक 10 बजे लगेगी, उसका एंटीबायोटिक का नाम और आगे टाइम, फिर उसके आगे लगा रहता है कि ब्लड प्रेशर चेक कितने बजे करना है, इसका टेस्ट के लिए ये सैंपल इस टेस्ट के लिए भेजने हैं। अब क्या नर्सिंग स्टाफ की रोटेशन होती है, 3 रोटेशंस होती हैं, 3 शिफ्ट होती हैं। तो हर एक इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार तो नहीं है। दूसरा पैनिक है, वो किट डाली हुई है, किट डाल के आ रहा है, वो फाइल खोल रहा है, फाइल में से ढूंढ रहा है, या पहले से बाहर फाइल स्टडी करके आ रहा है, लिख के आ रहा है। अच्छा, लिख के अगर आता है तो हो सकता है इसकी इंजेक्शन उसको लग गया, उसको लग गया, तो ये भी केसेस आए हैं बीच में। इस सबको सुप्रीम कोर्ट ने खुल के कहा है कि जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड हेड टिकट नहीं है, वो माना जाएगा कि वहाँ की हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन नेग्लिजेंट है। इसलिए बेड हेड टिकट के लिए मैंने एसोसिएशन प्रिंसिपल को भी दिया था, बाकियों को किया था, डुल्लू साहब को भी ध्यान में लाया था। बेड हेड टिकट का सिस्टम शुरू करिए। ऑटोमेटिकली जो नर्स है उसने देखा 11 बजे है, ये इंजेक्शन देना, इंजेक्शन उठाया, लगाया, बात खत्म, किसी को कोई कंप्लेंट नहीं। एक छोटे से एक कागज़ से, एक छोटा सा पर्चा लगाने से अगर आपके पेशेंट बच जाए, अगर मरीज़ को ठीक से इलाज मिलना शुरू हो गया, उसकी भी सेटिस्फेक्शन होगी कि नहीं भाई, जो डॉक्टर साहब ने लिखा था वो इंजेक्शन मुझे मिल गया, वो दवाई मुझे मिल गई, डॉक्टर साहब ने जो टेस्ट करा था वो उतने बजे मुझे लेके चले गए। इसमें क्या परेशानी है? इसको करना चाहिए।
ये अभी भी कमी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, जैसे आपने कहा कि बेड है टिकट, ये क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं और सुझाव दे रहे हैं, सुनने वाले कान हैं? सुनना तो चाहिए। आपको लगता मुझे है? सुप्रिटेंडेंट ने फ़ोन करके ये तो बताया कि हम लोगों ने, जैसे मैंने कल यहाँ SMGS से भी बात की, पुराना जो सुप्रिटेंडेंट वहाँ थे, तो उनसे भी उन्होंने कहा कि मैंने बम्मक वाली हैं, ये बच्चों के पेपर देने वाले गत्ते होते हैं, इसके ऊपर कागज़ लगाने के लिए, उस जगह बात की, लेकिन अभी फॉर्मल सर्कुलर नहीं निकला। प्रिंसिपल ने हाँ तो कही थी और कहा था ये बात बड़ी जेन्युइन है और इसमें से रास्ता निकलता दिखाई देता है, लेकिन अभी वो जेन्युइनिटी एडमिट तो की है, लेकिन उसको ज़मीन पे लागू करने की ज़रूरत है। और इसमें देरी नहीं चाहिए, देरी फैटल हो रही है, लोगों की जान जा रही है, इसके लिए हम मरते नहीं देख सकते लोगों को। ये इम्प्लीमेंट, छोटी छोटी बातें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ये करनी चाहिए थी। मुझे एक चीज़ बताइए रमेश जी, पहली कोविड की वेव आई, पहली कोविड के वेव के बाद भी ना केंद्र सरकार ने ना राज्य सरकार ने SOPs को विड्रॉ नहीं किया। आपका दुकान खोल दी, आपका सारा सब कुछ खुल गया, लेकिन साथ में ही कहा कि SOPs का पूरा आप लोगों ने पालन करना, वो छोड़ना नहीं है। और वो जो बीच का पीरियड मिला था सरकार को, उसमें सरकार तैयारी कर सकती थी, ऑक्शन प्लांट लगा सकती थी, लेकिन टेंडरिंग के झोल में डाल के, किसी और झोल में डाल के, आपका अभी भी लिक्विड ऑक्शन प्लांट जो जम्मू में लगना था, जो सैंक्शन भी हो गया हुआ है, वो अभी तक लिक्विड ऑक्शन प्लांट जम्मू में लगा नहीं है। एक प्लांट आपका फंक्शनल है, उसके बाद बाकी सारा काम आपका मैनिफोल्ड से चल रहा है कि आप सिलेंडर जो हैं वो आपने पूरी इंडस्ट्री के सिलेंडर ले लिए हुए हैं, उससे आप काम चला रहे हैं। मुझे बताइए, जो बीच का पीरियड था, उस बीच के पीरियड में क्या कुछ करना चाहिए था, और अब जो हमको समय मिला है, क्योंकि वी आर इन द मिड ऑफ द क्राइसिस, अब आप भाग नहीं सकते इससे, अब क्या कुछ करने की ज़रूरत है ताकि ये मौत का सिलसिला थम जाए? मुझे लगता है कि हर आदमी जो इस ज़मीन पर पैदा हुआ है, इस समय राजनीति का प्रश्न नहीं है कि कौन किस राजनीति पार्टी से है, कौन एडमिनिस्ट्रेशन में हेड है या नहीं है। इस समय है, जब पेंडेमिक लड़ी जाती है तो कलेक्टिव सबको मिलकर इकट्ठे होकर संघर्ष करना पड़ता है। उसमें अगर कहीं किसी से गलत हुआ तो उसको ठीक करने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक करने के लिए सख्ती से कदम बढ़ाने चाहिए, कोई पता लगे तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उसमें ईगो इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तब ये लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, तब इसके सलूशन होते हैं। या ये कोई सोच ले तो मैं तो इस पोस्ट पर बैठा हूँ तो मेरे नीचे ये कोई गलती है तो उसको हशअप कर दो, छुपा दो, छुपाने की बजाय है ना, यहाँ पे गवर्नर साहब हैं, उनको बताइए, बाकियों को बताइए, उसको ठीक इम्प्रूव करिए। इस समय मैं नहीं कह रहा कि डॉक्टर्स ने आखिर सेक्रीफाइस भी किया है, बाकियों ने किया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का रोल टोटली डिफरेंट रहता है। जैसे एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ, उससे आपको अंदाज़ा लगाइए कि कैसी चीज़ें, मैं उस पीरियड की बात पिछली नहीं इसलिए कर रहा भाई मेरे, के पिछले पीरियड में जो कमी रहेगी वो असेसमेंट आने वाले टाइम में हिस्ट्री करेगी कि क्या क्या सिचुएशन हुई, क्रॉप अप कैसे हुई, क्या क्या करना चाहिए था, क्या क्या नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है इस समय हम सेकंड वेव के अंदर बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं, थर्ड वेव की अप्रीहेंशन बनी हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि एक इंसान के नाते, एक ईमानदार नेता के नाते मुझे ये लगता है कि अभी क्या करना चाहिए वो तो कम से कम कर लें। क्या सुझाव क्या है आपके? जैसे छोटा सा बात है, मास्क के अंदर, पीपी किट के अंदर क्लर्क जा रहा है, वो वॉशमैन जा रहा है, कोई लेडी जा रही है या डॉक्टर जा रहा है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। पीपी किट के अंदर अगर डॉक्टर का एक बड़े अक्षरों में यहाँ स्टिकर लगा हो तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में पीपी किट के कारण जो कम्युनिकेशन गैप है, जो पेशेंट अपनी बात नहीं कह पा रहा, डॉक्टर उसकी बात पूरी तरह से, उतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि वहाँ सब आखिर डॉक्टर की लाइफ भी है और पेशेंट की लाइफ भी है। तो वो अगर लगा रहता है तो वो अपने घर को, भाई को, चाचा को, दोस्त को फ़ोन करेगा, भाई साहब मैं अब मैं हार्ट में ये किडनी प्रॉब्लम थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी, मैं ये दवाई लेता था, वो इस समय नहीं दे रहे ये लोग। तो वो डॉक्टर कौन आया था? डॉक्टर संजय आया था, डॉक्टर अनिल आया था। वो उसको फ़ोन करेगा, डॉक्टर साहब वो उसकी दवाई ये है, ये दवाई उसको नहीं मिल रही। वो अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है तो वो बताएगा, वो डॉक्टर को कम्युनिकेट होगी, तो केस टू केस मॉनिटरिंग आसान होगी। जैसे हमने परमिशन का सिस्टम बना दिया, अच्छा बना दिया है कि क्या किया कि एक सिस्टम बना दिया कि एक किसी को घर के बैठा है कोई होम क्वारंटाइन, तो हम कर रहे हैं ना,
हम मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं बात कर रहा हूँ। हमने होम क्वारंटाइन को शुरुआत की क्योंकि हमारे पास हर एक को बेड देने के लिए तो हो नहीं सकता। तो हमने कहा ठीक है भाई, आप घर में रहिए, आपका इलाज घर में हम मॉनिटर करेंगे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ की एज पर संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के नाते स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। अब उसके इंडिविजुअल को नहीं छोड़ सकते। तुम्हें घर में थे तो तुमने लापरवाही से अपनी जान गंवा दी। इंडिविजुअल को मॉनिटर करना, उसको फैसिलिटी देना हमारा काम है। हमें चाहिए इमीडिएटली हम ऑक्सीजन बैंक क्रिएट करें और कंसंट्रेटर बैंक क्रिएट करें। जहाँ कंसंट्रेटर यूज़ होता है लो प्रोफाइल पे चीज़ है, वहाँ कंसंट्रेटर तो वही यूज़ होगा जहाँ लो प्रोफाइल पे होगा। दूसरा ऑक्सीजन यूज़ होगी जहाँ थोड़ा हाई उसको फ्रिक्वेंसी का देना पड़ेगा। उन बैंक को यूज़ करते हुए जहाँ पेशेंट हमने क्वारंटाइन करने के लिए किए हैं उनको मॉनिटर करने के लिए उनकी डिमांड हमारी रिक्वायरमेंट आती है। डॉक्टर हमारी मोबाइल टीमें हमने बनाई हैं, वो रिकमेंड करती हैं तो एकदम उसको वहाँ घर के अंदर ऑक्सीजन मिल जाए, उसको वेंटिलेटर जो कंसंट्रेटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है उसकी फैसिलिटी मिल जाए ताकि हम लोग उसमें से जाने बचा आप ये कह रहे हैं कि डोर स्टेप डिलीवरी होनी चाहिए ऑक्सीजन सिलेंडर की भी, और अगर आपके पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है उसकी भी डोर स्टेप डिलीवरी होनी चाहिए। वी शुड क्रिएट इट, रादर वी शुड क्रिएट इट। अगर नहीं है तो हम उसे क्रिएट करें। कंसंट्रेटर प्रोक्योर करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, प्रोक्योर हो सकते हैं और आगे गवर्नमेंट ने किए हैं। यानी आप इस तरीके से कह रहे हैं जैसे आपकी एलपीजी की आज डिलीवरी जो है आपके घर में हो जाती है, ऑटो वाला आ जाता है डिलीवर करके चला जाता है, ऐसे ही आप ऑक्सीजन के सिलेंडर जहां जहां जरूरत है डिलीवर कर सकते हैं। इसलिए थर्ड वेव को अगर हमने लड़ना है तो ये चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। अभी भी हमारे पास थोड़ा ब्रीदिंग टाइम है थर्ड वेव के लिए। अगर हमने अभी भी ना किए तो आने वाला समय भयंकर होगा, इंसानियत के लिए भयंकर होगा और हम ये युद्ध हारा नहीं। मैं युद्ध कह रहा हूँ। इस समय चाइना ने युद्ध छेड़ा रखा है जिसका नाम इस समय पेंडेमिक दिया गया है, जिसका नाम कोविड-19 दिया गया है। ये बेसिकली युद्ध है, वो युद्ध हम हार जाएंगे अगर हमने ये अभी से प्लानिंग नहीं की तो। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि मेडिसिन, अगर हम डॉक्टर्स की बात करें इस समय एनेस्थीसिया, मेडिसिन और सीडी, ये 3 विभाग हैं जो 3 विभाग इस समय क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं कोविड-19 के इस पेंडेमिक में। आप सीडी में चले जाएं, आपके पास 2 डॉक्टर हैं, मेडिसिन में आपके पास 12 डॉक्टर हैं। इसी तरीके से अगर आप एनेस्थीसिया में जाते हैं आपके पास वहाँ पर भी डॉक्टरों की कमी है। और अब सरकार ने डीआरडीओ के हॉस्पिटल को फंक्शनल करने के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों से एनेस्थीसिया के जो वहाँ पर इंचार्ज थे उनको उठाकर डीआरडीओ में लगा दिया और सीएचसी में कह रहे हैं जी वहाँ पर हम ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। अब ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, वहाँ जब एनेस्थीसिस्ट नहीं होगा तो उसको चलाएगा कौन? अब मुझे आप बताइए कि स्थिति इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ये है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या वे आउट है, क्या रास्ता इसमें निकल सकता है? मेरा यह मानना है कि इसके ऊपर भी थोड़ा डिफरेंट एंगल से वर्कआउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो डेफिनेटली है कि जिसको थोड़ा सा इंसेंटिव मिलेगा, जिसको लगेगा कि मुझे थोड़ा सा इंसेंटिव मिल रहा है, वो हो सकता है इस और अप्लाई करेगा। दूसरी बात यह है कि हम उसे भी खाली नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे सपोज 10 हमने पीएम केयर के दिए हुए हैं वेंटिलेटर बिश्नाह में, 10 अनयूज्ड है वो क्योंकि उसका इस्तेमाल हुआ नहीं। 10 वेंटिलेटर दिए हुए हैं हमने आरएसपुरा में, वो अनयूज्ड एज इट इज़ पड़े हुए हैं। यहाँ हम पिछले टाइम में डेफिशिएंसी का बड़ा, अभी कुछ दिनों में डेफिशिएंसी का चलता रहता है, लेकिन वो हम अनयूज्ड वहाँ पड़े हैं। अखनूर में अनयूज्ड 10 पड़े थे, उनमें से 6 इन्होंने प्रिकव किया है। आज भी डिफरेंट स्टेशंस को मैंने वर्कआउट किया है, तो डिफरेंट स्टेशन पर ये पड़े हैं। बेसिकली ये हमारे यहाँ के लोगों ने कुछ प्लान किया है कि डिसेंट्रलाइज किया जाए, छोटे लेवल तक ले जाएंगे। मुझे लगता है कि उस छोटे लेवल तक जो ले जाना अच्छा फैसला है, लेकिन उस फैसले को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो अड़चने हैं, सपोज जैसे डीआरडीओ के आपने कही बात यहाँ पर आ गए, वो खाली हो गया पॉइंट। तो मुझे लगता है कि एक इसमें, क्योंकि गांव में इस समय टेस्टिंग जो की गई है, टेस्टिंग में गांव में के रिजल्ट अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर कोविड केसेस बड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं। जब टेस्टिंग के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे तो हमें उसे भी मजबूत करना है ताकि वहाँ से शहर की ओर दबाव कम हो। उसके लिए मुझे लगता है कि पुराने डॉक्टर जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए इंसेंटिव इन्वेस्ट करते ज़्यादा अच्छा रहता। कोई अनएम्प्लॉयड हैं डॉक्टर जो नहीं हैं, उनके लिए कंडीशन रिलैक्स करते हैं, टेम्परेरी उनको करके कोविड पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ट्रेन करते, उनको इंसेंटिव देते, उनको एंगेज करते, तो कुछ वो उसमें से अच्छा रहता।
कुछ ऐसे हैं अनएम्प्लॉयड हैं जिन्होंने कर लिया, कहीं उनको सर्विस में ऑब्जर्व नहीं हो पाई, बहुत सारा नंबर ऐसा है, उनको कुछ इंसेंटिव अनाउंस करते, उनके लिए करते। इस तरह का बहुत बड़ा जंक जो है सोसाइटी के अंदर आज भी बैठा हुआ है। लेकिन क्या डॉक्टर्स अवेलेबल हैं अरोड़ा साहब हमारे पास? डेफिनेटली अवेलेबल हैं। डॉक्टर्स को आप क्या सोचते हैं कि डॉक्टर ने MBBS कर ली या कुछ कर लिया तो उसको करते ही एडमिशन, कोई काम मिल गया, नौकरी मिल गई क्या? सबको हम दे भी नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो MD करके बैठे हुए हैं। इसलिए ये प्रोसेस ऐसा है कि जिसमें जो वेकेंट पोजीशंस हैं उन सबकी यूटिलाइजेशन मैक्सिमम पहले करें और उनके लिए इंसेंटिव अनाउंस करें कि भाई तुम्हें 1 साल के कंट्रेक्चुअल ले रहे हैं कोविड के लिए, ये बेनिफिट तुम्हें देंगे, ये करेंगे, तुम्हें रेजिडेंशियल फैसिलिटी देंगे, ये पैसा इतना देंगे, बाकी उसे ये बेनिफिट होंगे, ताकि उसका उसको एक झील भी हो उसके मन में और करने का। फिर ट्रेनिंग पार्ट दूसरा है, साथ में छोटे छोटे कोर्स 4-4 दिन 5-5 दिन के कोर्स एनओज के लिए, नर्सिंग के लिए, उनके लिए 4-4 5-5 दिन के कोर्स करके मिनिमम कोविड की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके लिए तैयार किया जा सकता है। वो कॉन्स्टेंटली कोर्स चलाने पड़ेंगे, लगातार वो होते रहे, लोग लग रहे हैं, ये प्रोसेस करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे अभी डर लग रहा है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मैं गलत हूँ, मुझे डर लग रहा है ये लंबा पीरियड चलने वाला है, इसलिए ये चेन जो है हमें बड़ा कैलकुलेटेड बनानी पड़ेगी और ये करने की ज़रूरत है, उस सारे को हम करें। फिर मैं कहता हूँ उसको नहीं, जो रेगुलर हमारे पास पोस्टें हैं, जैसे आपने बात कही उसकी मेडिसिन की एनेस्थीसिया की उसकी करी। अब फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं मेडिसिन का 29 फैकल्टी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जिसमें 5 पोस्टें हैं प्रोफेसर की, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर है 4 में से 3 लगे हुए हैं, यानी कि ऑलरेडी एक कम। 3 में से एक हमारे मित्र हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, एक संजीव भट्ट जी, वो कार्डियोलिस्ट हैं, वो उसका हिस्सा है, लेकिन वो कार्डियो में काम कर रहे हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट भी उनका है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन उसके अंदर है। अगर खाली उनकी नहीं स्पेशलाइजेशन तो ऐसे मेडिसिन में औरों ने भी की है। फिर पॉलिसी रिलैक्स करिए कि सब बाकी कर सकते हैं, नहीं तो पॉलिसी को स्ट्रिक्ट करिए, उसको भी वापस करना चाहिए कि पेंडेमिक का टाइम है, इस समय सबके सर्विसेज पेंडेमिक वापस। एक इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, 6 चाहिए, 3 हैं, और 3 में भी एक शौकत जी है, उनका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो अवेलेबल इसलिए नहीं आ पा रहे कोर्ट केस के कारण। लेक्चरर 14 हैं, 14 में से 6 हैं कुल उस समय, 6 में से 2 ने ज्वाइन नहीं किया, 4 लोग काम कर रहे हैं, और 4 में से कि एक जो है हमारे श्रीनगर में जावेद जी हैं, वो श्रीनगर लगा रखा है इन्होंने, उसे वापस कॉल करते। मेरा कहना है कि इस सारे को देखते हुए 29 जो हैं अव्वल तो इमीडिएटली फिल वो करिए, टेम्परेरी फिल कर लीजिए, अडॉप्ट कर लिए, कंट्रेक्चुअल कर लिए, व्हाट्सएवर गवर्नमेंट जो लोगों को सूट करता है कर लीजिए, लेकिन वो कर लेना चाहिए ताकि आने वाला जो खतरनाक पीरियड है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, माइग्रेशन का सारा बोझ भी जम्मू रीजन पर है, जम्मू रीजन भी नहीं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट पे है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इसलिए इस सारे के अंदर ये कदम उठा लेने जनरल इंटरेस्ट में, इसी में किसी को ईगो इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए कि ये मुझे कहा गया, मेरे ध्यान में नहीं आया, जब मैंने किसी और ने, रमेश ओडर ने सुझाव दिया, किसी और ने दे दिया। रमेश जी मुझे ये बताइएगा, ये सारी जो सुझाव आप दे रहे हैं, क्या ये बात मानेंगे कि अगर एक लोकतांत्रिक सरकार इस समय जम्मू कश्मीर में होती, या 4 पॉलिटिकल एडवाइजरों में से 4 के 4 राजनीतिक लोग होते, तो शायद स्थिति बिल्कुल अलग होती, क्योंकि चारों लोग ब्यूरोक्रेट हैं, कोई नहीं, सब पूछ रहे जुगल किशोर कहाँ है, कोई नहीं पूछ रहा कि जनाब वो एक हमारे एडवाइजर साहब थे हेल्थ के, वो कहाँ गायब हैं, वो नजर ही नहीं आ रहा है, वो कहीं मतलब लुप्त हो गए, उनका आता पता ही नहीं कुछ है। तो आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप मानते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार का होना अगर होती तो शायद सूरत हाल अलग होती, अगर अगर राजनीतिक लोग सलाहकार होते शायद स्थिति अलग होती? आपका खुद का इसमें मत क्या है? दोस्त, इसमें एक लाइन का जवाब दूंगा, लोकतांत्रिक सरकार की डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोई प्राय अल्टरनेटिव कोई नहीं है। ब्यूरोक्रेसी उसका अल्टरनेटिव नहीं बन सकते। इसलिए इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो जितनी जल्दी रिस्टोर हो उसके लिए रिस्टोर होगी। वो डिलिब्रेशन के लिए चल रहा है, लेकिन जल्दी हो उसके लिए हम भी उम्मीद रखते हैं
क्योंकि ताकि ये है कि अल्टीमेट तो लोकतंत्र, लोग जो है आसानी से लोगों के पास, चुने हुए लोगों के पास ही जा सकते हैं, उनकी बात कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमेशा ब्यूरोक्रेसी की एक सीमा रहती है, उनका कसूर नहीं है, उनकी सीमा, उनकी काम की, उनकी अपॉइंटमेंट कुछ जिस पैरामीटर्स के अंदर होती है, उनकी उसी सीमा में उनको चलना होता है। इसलिए डेमोक्रेसी के अंदर सरकार को होना बड़ा ज़रूरी है, और उसका अल्टरनेटिव कोई नहीं है। अच्छा, मुझे बताइएगा, आज आपको ये अफसोस हो रहा है कि आपने 4 लोग जो एडवाइज़र हैं, और मैं बड़ा खुल के ये बात कर रहा हूँ कि कोई नहीं पूछ रहा भटनागर साहब कहाँ पे, हेल्थ केयर स्वास्थ्य के एडवाइज़र तो वो हैं एलजी मनोज सिन्हा। इस उम्र में राजनीतिक आदमी हैं, खुद मेडिकल कॉलेज पहुँचते हैं, उस मेडिकल कॉलेज का पूरा दौरा करते हैं और सब चीज़ों को देखते हैं, लेकिन भटनागर साहब नज़र नहीं आ रहे। बाकी जो उनके साथ 2-3 और एडवाइज़र हैं, ऐसा लग रहा है, टोटल लग रहा है कि लुप्त हो गए, कोई पता ही नहीं है उनका, और कोई पूछ भी नहीं रहा। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक राजनीतिक आदमी के तौर पर आपका ये सवाल पूछना बनता है अपनी सरकार से कि भाई आपने 4 एडवाइज़र बनाए थे, ये गए कहाँ? मुझे लगता है कि इस समय ये बात, आपका प्रश्न जेन्युइन हो सकता है, लेकिन मेरा बोलना ठीक नहीं हो सकता। कारण यह है कि मैं सोचता हूँ इस समय क्रिटिसिज्म पार्टी अनुशासन से बंधे हुए हैं। पार्टी अनुशासन की बात नहीं कर रहा, पार्टी अनुशासन के साथ साथ पार्टी अनुशासन, देखिए पार्टी अनुशासन देश से बड़ा नहीं है, पार्टी अनुशासन आदमी के ज़िंदा रहने से बड़ा नहीं है। मैं उसको सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये कहना चाहता हूँ, इस समय ज़रूरत ये है कि व्हाट वी कैन कवर अप, उसकी ओर मैंने आज पब्लिकली क्यों प्रेस में कहा कि ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे मिल ही रहा था, व्यक्तिगत तौर पे कह ही रहा था, प्रिंसिपल को भी कहा था, मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी के ध्यान में भी लाया, बाकियों को भी ध्यान में लाया, इवन के गवर्नर साहब को मैंने मैसेज दिया था, और जब मिला था तब बात भी हुई थी। तो कुल मिला के मैं ये इतना ही होता है कि जिसके कंसर्निंग जो है वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाए कि ये बातें पब्लिक डोमेन में चली गई हैं। आप लोगों का सबसे बड़ा मीडिया का जो फ़ायदा रहता है हमें, और जो मीडिया का रोल रहता है वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन हम ये फील करते थे, आज मजबूर होकर मुझे प्रेस में ये क्यों बातें कहनी पड़ी, और अभी भी कह रहा हूँ। अभी मैं एक 2 मुद्दा और बताता हूँ। मेरा ये मानना है कि केवल मात्र डेड बॉडीज़ के कफन गिनना और ये कहना कि देखिए ये डेड बॉडीज़ कफन बना रही है, इसमें डेड बॉडी डालने वाले हैं, ये रोल ना मीडिया का रिक्वायर्ड है, ना हमारा रिक्वायर्ड है, ना किसी का रिक्वायर्ड है। क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है, ये आम रूटीन की लड़ाई नहीं है। रूटीन की लड़ाई में रमेश अरोड़ा का बेटा शहीद हुआ, मारा गया, नेग्लिजेंस से डॉक्टरों की मारा गया, और रमेश अरोड़ा उसकी लड़ाई लड़ता रहा, आगे भी लड़ेगा। उसमें मेरा ये कहना है कुल मिला के ये नेग्लिजेंस जो है इस समय, उसकी बजाय व्यक्तिगत मैं पॉइंट आउट किसी का करूं, उसकी बजाय जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए ना, मैं इनसे आप ओपन अपील कर रहा हूं कि आप डॉक्टर्स की डिस्कशन और चैट निकलवा लीजिए। किस पीरियड की? पूरी नाइट की, 1 महीने की, 1 साल की निकलवा लीजिए, और ख़ासतौर पे जिन जो डेथ हो रही हैं ज़्यादा, ये सारी निकलवा लीजिए। वो चैट से आपको क्लियर हो जाएगा कि डेथ का कारण क्या है, ऑक्सीजन क्यों पीछे कम हो रही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हमारा हुआ है, वो ऑक्सीजन क्यों बीच में से ग्रुप छोड़ के चला गया, 2 बार क्यों ग्रुप से एग्जिस्ट कर गया डॉक्टरों के से, फिर बाद में ज्वाइन करवाना पड़ा। यानी कि हद हो रही है। एक आदमी को ऑक्सीजन जब एनेस्थीसिया देता है तो किसी के ऊपर लिखी जाती है 15 पर सेकंड के अंदर, 5 मिनट के अंदर, या इसका 15 लीटर चाहिए। एक का चाहते हैं 20, एक का चाहता है 50 लीटर, एक का चाहता है 60, डिफरेंट उसकी सिचुएशन पर। और फिर जिसको 50 दे रहे हैं, अगर वो रिकवर कर गया तो उसको कम भी करना पड़ता है, नहीं तो वो भी डैमेज करेगी। बिल्कुल बात सही है। जिसका कम दे रहे हैं उसका अगर वो रिस्पांस नहीं कर रहा तो उसकी बढ़ानी पड़ेगी। ये कांस्टेंट मॉनिटरिंग चाहिए। और अगर पीछे से सप्लाई, हम बेड लगाते जाए ज़्यादा, लेकिन पीछे से सप्लाई लाइन टूटती जाए, अगर वो 15 मिनट के लिए टूटी, आधा घंटे के लिए टूटी या कम हुई, तो क्या डेथ नहीं होगी? और उनकी चैट निकाल के आप एकदम इंक्वायरी करिए, आपको पता चल जाएगा रात को क्यों डेथ हो रही है। मेरा ये कहना है इस समय हम किसी पर दोष नहीं लगाएंगे, लेकिन ये हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना करेंगे जिसके कंसर्निंग टॉपिक है, जिसके कंसर्निंग है,
पब्लिक डोमेन में आपके थ्रू लाने का मतलब ही यही है। काइंडली इस समय इंसानियत का सवाल है, इस समय इंसानियत को ज़िंदा रखने का सवाल है। अपने उसमें उसमें उनमें आपका भाई, बच्चा, भतीजा कोई भी हो सकता है, उन सबको बचाने का सवाल है। इसलिए जो जो बातें जहाँ से भी आपके ध्यान में लाई जाती हैं कि ये इम्प्रूव करने की गुंजाइश है, वहाँ विदाउट ईगो, विदाउट फ्रस्ट्रेशन, विदाउट इसके किए हुए कि यार ये तो क्या, उसको इम्प्रूव करिए। नहीं तो इतिहास के अंदर आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा, कभी इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी रमेश अरोड़ा। एक बात साफ तौर पर कही कि प्रशासन मालूम करे कि डॉक्टरों के ग्रुप्स में रात के समय में जो मेडिकल कॉलेज में मौतें हो रही हैं, डॉक्टर्स के ग्रुप में क्या चैट्स हो रही हैं। ये बहुत गंभीर आरोप है और बहुत सारी चीज़ों की तरफ ये इशारा कर रहा है। उम्मीद और तवक्का ये हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग इन तमाम चीज़ों को सुनेगा और जो सुझाव एक्स पूर्व एमएलसी रमेश अरोड़ा ने दिए हैं, उन सुझावों के पर गंभीरता के साथ सोच विचार करेगा। ये सुझाव मददगार साबित हो सकते हैं, इससे जान बच सकती है और ये सुझाव सिस्टम को ठीक करने में आपकी मदद कर सकते हैं।